जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास में पीवाईक्यू 2020 होगा, यानी कि 2020 की परीक्षा में दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का दोस्तों जो हल है आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसके पहले मैंने पीवाईक्यू 2023, 2022 और 2021 प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज 2016 से 2023 तक पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, ये सब कुछ इसके अंतर्गत देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। 2020 में दोस्तों जो सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला दोस्तों आपसे कह रहा है यदि cos a बराबर 0 तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं cos a बराबर कितना है? 0। तो आपको देखिए त्रिकोणमिति वाला चैप्टर यदि आपको नहीं आता है, यानी कि आपको वैल्यू नहीं आती है, तो चैप्टर नंबर जो 7th है उसको जरूर देखिए। मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है, जिसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंतर्गत देख सकते हैं। जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको डाउट है वहां से देख पाएंगे। और इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर जो 7 त्रिकोणमिति वाला आप जरूर देखिएगा जाके। और उसमें मैंने दोस्तों क्या आपको जो टेबल है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल बना लेंगे वैल्यू वाली। तो यदि आपको वैल्यू नहीं ध्यान है, नहीं याद है, तो दोस्तों जरूर देखिएगा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। उसमें आपको वैल्यू बहुत अच्छे से ध्यान हो जाएंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल बना लेंगे आप। देखिए cos a बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए cos a, अब 0 किसकी वैल्यू होती है cos में? तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब देखिए यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, cos की कंपेयरिंग विद तुलना हो गई तो a बराबर आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो गया। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक है। अब आपसे बहुलक पूछा है तो नाम से बहुलक यानी कि ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो, ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ हो वह उसका बहुलक होगा। देखिए 5 कितनी बार आया? तो 5 3 बार आया। 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। उसके बाद 7 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 बार 7 रिपीट हुआ। उसके बाद 9 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। 9 कितनी बार? 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 8 एक ही बार है कि नहीं? तो यानी कि सबसे कितनी अधिक बार कौन आ रहा है? 7। यानी कि 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, 4 बार आ रहा है, इसीलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है अंडर रूट बी अपान ए अंडर रूट सी अपान बी अंडर रूट ए अपान सी इंटू में कह रहा है। तो देखिए जब अलग अलग लिखा होता है, ऐसे लिखा हो रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, तो इनको हम इस तरीके से भी एक साथ लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। मतलब अलग अलग रूट में लिखा हो तो उसको एक साथ भी लिखा जा सकता है, एक करनी का नियम होता है। इसीलिए इन तीनों को हम एक साथ रूट के अंदर लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? बी अपान ए इंटू सी अपान बी इंटू ए अपान सी। देखिएगा सब एक दूसरे से कट रहे हैं। ए से 1 बार में ए कट गया, सी से 1 बार में सी कट गया, बी से 1 बार में बी कट गया, तो सब कुछ तो कट गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं? और अपान में 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 अपान 1 यानी कि 1, और 1 का वर्गमूल कितना? 1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, 1। अगला देखिएगा, अगला आपसे कह रहा है एक वृत्त का जो व्यास है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की जो परिधि होती, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है क्या होता है बताइए? 2 पाई आर होता है। और देखिए जो व्यास होता है, व्यास ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास कितने आपके पास है? 12। तो 12 बराबर 2 इंटू आर, यानी कि यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो जो गुणे में वो बटे में जाएगा। 2 एकम 2, 2 छाक 12, यानी कि आर बराबर आपके पास 6 सेंटीमीटर आया जाके, 6 सेंटीमीटर आया जाके। यहाँ वाले को 2
पाई में ही आंसर है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। और आर की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी कि 6 दूनी 12 पाई कितना परिधि सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न वस्तुनिष्ठ का आपसे कह रहा समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। अच्छा, चतुर्भुज लगा है, चाहे समांतर समचतुर्भुज कहे, चाहे समचतुर्भुज कहे, चाहे आपसे चतुर्भुज कहे, चाहे वर्ग कहे, चाहे आयत कहे, कोई भी कहे आपसे, उसके अंतःकोणों का योग पूछे तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, परंतु इसमें कहीं 360 डिग्री तो लिखा नहीं। अच्छा, 360 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 90, 4 गुणे 90, तो 4 को हिंदी में लिखेंगे इतना 4, और 90 को क्या कहते हैं समकोण, तो 4 90 को कहते हैं समकोण, 4 समकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, 4 समकोण हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, कितना आसान है। तो 2020 में बहुत आसान दोस्तों प्रश्न आए हैं, नोट हो गया। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो बहुत ही आसान आए हैं कि नहीं। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो आप सभी मित्रों तक पहुंच सके, और जिस तरीके से आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, वैसे आपके अदर भाई बंधु भी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिएगा छठा प्रश्न, अति लघु उत्तरीय का तो पहला वैसे सीरियल से आते हैं, तो छठा प्रश्न कह रहा है आपसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए, आने की संभावना ज्ञात कीजिए, शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात की। ध्यान से सुनिएगा, जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कितनी घटनाएं संभव होंगी ये हमें पता होना चाहिए। समष्टि प्रतिदर्श, यानी कि देखिए जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो यदि पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, यदि पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे पर टेल आ सकता है। ठीक है, यदि पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है, और यदि पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है। केवल 4 ही घटनाएं संभव होंगी। तो क्या लिखोगे, आपको क्या करा शीर्ष आने की संभावना है कि प्रायिकता चाहिए, तो लिखना दिया है क्या अनुकूल घटनाएं, इसको एनी से लिखते हैं, एनी वाला कितना हो जाएगा, देखिए कह रहा दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष मतलब हेड, और हेड देखिए दोनों सिक्कों पर खाली एक ही घटना है, 4 में से केवल एक घटना, तो कितना 1 हो गया। और क्या लिखोगे समष्टि प्रतिदर्श NS से लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 4, कुल घटना कितनी 4 है। तो आपसे पूछा प्रायिकता, तो लिखना प्रायिकता, संभावना का मतलब प्रायिकता, तो प्रायिकता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल घटनाएं अपान में क्या समष्टि प्रतिदर्श, अनुकूल घटनाएं अपान में समष्टि प्रतिदर्श। अब देखिए प्रायिकता क्या होती, अनुकूल घटनाएं आपकी कितनी 1 और समष्टि कितना 4, तो क्या लिखोगे अतः प्रायिकता बराबर कितनी हो गई, अतः प्रायिकता बराबर 1/4 हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अतः दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना बराबर 1/4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगला 7th देखिएगा, 7वां प्रश्न।
सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है 7th नंबर कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता है, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकता है। आगे आपसे कहता है यदि बेलन की ऊंचाई आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। दिया है एक लंबवर्ती बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा और उसकी ऊंचाई दे रखी, बेलन का आयतन पूछा है, तो दिया है मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या लंबवर्ती, खाली बेलन लिख लो, वैसे लंबवर्ती चाहो तो यहां लगा सकते हो। लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आपके में लंबवर्ती ही बेलन है, क्षेत्रफल वाला कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अब बेलन का जो आधार होता है इस तरीके से बेलन बनता है, इससे तो आप परिचित है ना, इस तरीके से सुंदर बन गया, ठीक है। तो ये पूछा, अब ये क्या है, ये क्या होता है हमारा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे कहता है आपसे बेलन की ऊंचाई, तो लिखना बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको एस से डिनोट कर लें तो एच आ रहा कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा बेलन का आयतन बताओ, तो आप जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, या पाई की वैल्यू रखने से फायदा क्या है, ये डायरेक्ट आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 100, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 100 दे रखा ना, तो इसके प्लेस पर डायरेक्ट 100 रखेंगे और एच की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 100 × 10 कितना होगा 1000 घन सेंटीमीटर, वॉल्यूम में इसीलिए क्या सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, नीचे लिख लेना। अतः बेलन का आयतन इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर। अगला देखिएगा 7 के बाद 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है 8 नंबर, 8वां प्रश्न कहता है आपसे कि क्या कह रहा है, समीकरण x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0 को हल कीजिए, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कभी कभार इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर में भी आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0 नोट कर लिया। आपको पता है यह इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की है। अब a की मल्टीप्लाई c से करते हैं तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना 1, भाई यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 लिखा तुरंत बराबर लगाया मल्टीप्लाई, पहला स्टेप सभी को याद है। उसके बाद x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक कितना है 7, उसको लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं 10 जो अचर पद होता c, उसके पहले चिन्ह का है क्या, चूंकि प्लस का इसलिए प्लस लगाएंगे। अब 10 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, गुणा करें तो 10 आए और जोड़ेंगे तो कितना है 7 आए, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 7। अच्छा बराबर लगाने की जरूरत नहीं, उधर है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 2 एक्स प्लस का 10 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 5 की मल्टीप्लाई
x से करेंगे तो 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ x नजर आ रहा है, तो x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन लोगे प्लस का 2, तो इसे जब डिवाइड करते हैं ना, भाग करते हैं ना, 2x को 2 से भाग करेंगे x आएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 0। x प्लस 5 आपके पास कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। फिर क्या लिखोगे इसके बाद, यदि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, जो पहला पार्ट है इस तरीके से आ जाता, तो पहला पार्ट भी x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर प्लस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, अतः x बराबर -5 कामा -2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक। चलिए नोट करिए। अगला 9 नंबर प्रश्न आपसे कहता है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात है भैया, ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दो वृत्त हैं, तो मान लेते हैं पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। आपसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या x मान लें, x या r मान लो, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे, इसको ऐसे मान लो, r1 बराबर r, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर मान लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी, यानी कि यदि ये r है तो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, चूंकि पहला वृत्त इसलिए r1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू कितनी है, चलो एक बार लिख लेते हैं, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, इसको एक साथ भी ले सकते हैं, r1 अपान r2 का होल हाफ स्क्वायर। मैं इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करिएगा। r1 की वैल्यू r है, r2 की वैल्यू कितनी 4r है का स्क्वायर, r से r कट गया एक बार में, तो 1/4 का स्क्वायर यानी कितना 1/16, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। आप इसी के नीचे करते जाइएगा और नीचे लिखना, अतः पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1/16 या 1/16 भी लिख के छोड़ सकते हैं। अगला 9 के बाद 10 नंबर, 10 नंबर आपसे कहता है क्या, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 डिग्री, कोण A बराबर 55 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण A बराबर 55 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा,
देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज ये हमारा हो गया। कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बना लीजिए ऐसे तो चक्रीय चतुर्भुज बनता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। कह रहा कोण ए बराबर 55 डिग्री, तो ये आपका 55 डिग्री होगा। कोण बी बराबर 60 डिग्री हो गया। आपसे पूछा क्या, कोण सी और कोण डी का मान पूछा है, तो दिया है, क्या लिखोगे, दिया है एंगल ए बराबर 55 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोण डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डी है भैया। आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखोगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए की वैल्यू आपके पास 55 डिग्री दी हुई है, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी बराबर 180 डिग्री में से आप 55 डिग्री घटा देंगे, तो एंगल सी बराबर 125 डिग्री बचेगा। सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इधर देख लीजिए, चलिए एक लाइन यहाँ आ जाएगा, और एंगल जो बी प्लस एंगल डी होगा यह भी आपका 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। बी और डी ये भी सम्मुख कोण है, तो देखिए बी की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है और प्लस का कोण डी बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी कि कोण डी बराबर 180 डिग्री और ये 60 डिग्री बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण डी बराबर कितना 120 डिग्री। तो कोण डी की वैल्यू 120 डिग्री आई। सी डी ही तो पूछा था फाइनल आंसर, अतः कोण सी बराबर 125 डिग्री और कोण डी बराबर 120 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लो। चलिए नोट करो। अगला अंतिम प्रश्न कह रहा है किसका, अति लघु का। 6 प्रश्न आते हैं ना, 5 वस्तुनिष्ठ और 6 अति लघु। तो छठा प्रश्न 11 नंबर कह रहा है आपसे कि साइन 30 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका मान ध्यान करना कितना जरूरी है। देखिए ये आ गया एक प्रश्न और, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से, आप कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती, टेन 45 की वैल्यू 1 होती। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, तो जब इससे इसको भाग करेंगे तो 1, इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। समझ रहे हो, पता चला सर इससे भाग किया 1 आएगा, 1 वो लिख दिया, वो 1 नहीं लिखा, 1 जो आया उसकी 1 से मल्टीप्लाई किया तब 1 लिखा, प्लस इसके नीचे 1 मान लोगे, 1 से 2 को भाग करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 और 2 4, 4/2 हो गया, काट लीजिए, 2 × 2 2 दूना 4, यानी कि 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक, नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके बाद अति के बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, 12 नंबर से दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखिए 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं, 2x - 3y = 13, अगला है 7x - 2y = 20, ये 2 लिखा भाई 20। ठीक है, 2x - 3y = 13, 7x - 2y = 20।
देखिए कैसे हल करेंगे, ये तो प्रश्न हो गया। अब सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको नोट करेंगे इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। उसके बाद 7x माइनस का 2y बराबर 20। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x और y की कोफिशिएंट देखते हैं दोनों इक्वेशन में, ये सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सेम नहीं है तो सेम करते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 7 सेम नहीं है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, सेम नहीं, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, y के गुणांक सेम कर रहे हैं कि ये दोनों सेम हो जाए। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। समझ रहे हैं, समझ रहे हो। परंतु मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को किया जाता है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 को 2 से जब गुणा करोगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 3 6 बराबर 13 दूना 26, नई इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। और समीकरण 2 में किसके कहा था, समीकरण 2 को किससे, 3 से गुणा करने पर, तो 3 सते 21 माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 गुणे 20 60 होगी, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब भी सेम चिन्ह मिले, दोनों माइनस दोनों प्लस की, तो हमेशा घटाएंगे, और एक प्लस एक माइनस तो जोड़ देंगे, या एक माइनस एक प्लस तब भी जोड़ देंगे। तो क्या करोगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, किसी से घटा दोगे आंसर आ जाएगा, घटाने पर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाओगे ऊपर नीचे घटाए, या चलो इस तरीके से घटा लेते हैं। 4 है क्या, 21x माइनस का 6y घटाना माइनस का कितना 4x माइनस का 6y, LHS को LHS में और RHS को RHS में। 4 21x माइनस 6y लिखा, माइनस लगाया 4x माइनस 6y, फिर 60 और माइनस का 26 हो गया। तो 21x ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 6y माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 6y बराबर 10 में से 6 गया 4, अब 10 कहाँ से आ गया, हंसी लिया, 5 में से 2 गया 3, 34 बचा जाएगा। इधर देखिए माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल हो गया, 21x में से 4x जाएगा तो कितना जाएगा 17, तो देखिएगा 17x बराबर कितना जाएगा 34, यानी कि x बराबर 34/17 काट लीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो x बराबर 2, हाँ x बराबर 2 आ गया। जब x की वैल्यू 2 आई तो यह वैल्यू चाहे समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो, समीकरण 1 से मतलब, या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ रखोगे तो 2 गुणे 2, x की जगह 2 माइनस का 3 y अपनी जगह पे रहा बराबर 13, तो देखिए 2 दूना 4 माइनस का 3y बराबर कितना 13 हो गया। 4 को अपनी जगह पे रखो, 13 को उठा के लाओगे तो माइनस का 13 बराबर 3y, माइनस का 3y का बराबर को उधर गया तो प्लस का 3y होगा, 4 में से 13 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा बराबर 3y, देन y इक्वल टू -9/3 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर माइनस का 3, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ये आप इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है, नोट करो। अगला 12 के बाद 13 नंबर, समझ पा रहे हो भैया कि नहीं, आ तो रहा होगा समझ में। चलिए 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में 40 छात्रों की आयु, 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एक टेबल बनी मिलेगी,
आयु ब्रैकेट में वर्षों में, फिर छात्रों की संख्या, ठीक है। 10, 4, 12, 8, 14, 12, 16, 6 और 18 और 10। ठीक, आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी माध्यिका चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। सबसे पहले जो आयु दे रखी आयु लिखेंगे, उसके बाद छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या यही हमारी बारंबारता होती है। और बारंबारता के बाद आपको पता संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। आयु 10, 12, 14, 10, 12, 14, फिर क्या 16 और 18, 4 छात्रों की संख्या फिर कितनी 8, फिर 12, फिर 6, फिर 10 ऐड कर लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको लिखिए 4, फिर 8, 4, 12, 12, 12, 24 और 24, 6, 30 और 30, 10, 40 हो गया। और 40 दे भी रखा था, ये हमारा आ गया संचयी बारंबारता। यहाँ से क्या लिखोगे, ये n बराबर, इसको अभी ऐड करके 40 आना चाहिए। 4 और 8 12, 12, 12, 24, 6, 30, 10, 40 ही आएगा। तो देखिएगा जो यहाँ n आया जाके, n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, n बराबर 40। तो जो 40 कैसी सम संख्या की विषम संख्या, तो कहोगे सर सम संख्या है। कैसी, सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, माध्यिका बराबर, ये देखिएगा माध्यिका बराबर जो होता है जब संख्या सम होती, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, या ऐसे भी लिखते हैं n/2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1वें पद का मान पूरे का बटे 2। तो n की वैल्यू आपके पास है कितनी, 40। तो 40/2 वां पद प्लस 40/2 + 1 वां पद, और प्लस कितनी 2 हो गया, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 20 हो गया। तो देखिए कितना आएगा कि माध्यिका बराबर 20वां पद और प्लस देखिए 20 ये आया और प्लस 1 है, तो 21वां पद, 21वां पद और बटे में 2। अब देखिएगा 20वां पद कहाँ से मिलेगा, देखिए 24 में आएगा, 24 में 20वां आएगा ना, तो सामने कितना 14 था, आयु वाला देखेंगे 14, तो क्या 20वां पद भी 14 है और 21वां पद भी 14, क्योंकि 24 वाले में भी आएगा संचयी बारंबारता में से 14, तो 14 + 14 28/2 यानी कि 14 ही आएगा। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 यानी कि 14 वर्ष, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो अतः माध्यिका बराबर 14 वर्ष। चलिए नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया। अगला देखिएगा 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा था माध्यिका बराबर करके फॉर्मूला लिखा है। 14 नंबर देखिए कितना आसान प्रश्न आ गया। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 4 नंबर का पूछा गया त्रिकोणमिति से 2020 में, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा,
तो आपसे क्या करा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर और सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू 2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा होता तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो आप पाएंगे कितना 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1/4। तो देखिएगा 4 माइनस का 4 प्लस का 1/4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कितना 0 हो गया, जाके बचा क्या जाके 1/4, बस हो गया। चाहो तो काट दो वरना है, बस आंसर आ गया। देखिए 2 नंबर फटाक से मिल गए कि नहीं। इसको भी रख कर दें 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक घनाभ की माप, एक घनाभ की माप कितनी है 98 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, आगे कहता है इसके आयतन के बराबर, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले, आयतन के बराबर आयतन वाले घन, आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन की भुजा ज्ञात कीजिए, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है एक घनाभ की मापें दे रखी है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। माना क्या है, दिया ही है, तो लिखोगे दिया है, दिया है क्या घनाभ की लंबाई, लंबाई L बराबर कितना हो गया 98 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई B बराबर आपका 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H बराबर आपका कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपसे कहा इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे कह रहा है घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन है, आयतन हो वह घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि A क्यूब। घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H होता है। वैल्यू पुट करो, यानी कि A क्यूब बराबर L की वैल्यू कितनी 98 गुणे B की वैल्यू कितनी 42 और H की वैल्यू कितनी 18। यानी कि यहाँ से A बराबर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना 98 को लिख सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं एक बार 98 गुणे 42 गुणे 18, यानी कि A बराबर क्यूब रूट 98 को 2 गुणे 49 2 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं कि 2 सती 14 14 सती 98। 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे नहीं 7 6 वाले कुछ ज़्यादा नहीं होगा 2 गुणे 3। देखिए 42 को लिखा 7 दूनी 14 14 3 42 18 को लिख सकते हैं कितना 18 को 3 गुणे 3 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा नहीं 3 3 9 दूनी 18। क्यूब रूट निकालने अब देखिए क्यूब रूट है यानी कि 3 का पेयर बनेगा तो 1 2 3। देखिए 2 कितनी बार है 3 बार तो 1 बार बाहर आएगा। 7 देखिए 1 2 3 तो 3 कितनी बार है 1 2 3 3 हो गया। तो 7 3 21 दूना 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे लिखना आता है
क्या लिखोगे, अतः घन का जो घन, ए क्या है यहाँ पर भुजा है, तो नीचे अतः घन की भुजा, मैं बोल दे रहा हूँ अतः घन की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। फटाफट लिख लीजिए। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। नोट कर लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों आपसे जो कह रहा है 16 नंबर, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 16 नंबर बहुत ध्यान से, 16 नंबर कहता है आपसे कि 16 नंबर कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। आगे आपसे कहता है वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB बराबर 30 डिग्री और कोण ABD बराबर 40 डिग्री। तो कोण CAD और कोण CBD ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। चित्र बना मिलेगा इसमें आपको, चित्र क्या है, बना मिलेगा। आपसे कह रहा है चित्र कैसा बना, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से चित्र बना है एक, ये वृत्त का जो व्यास हो गया AOB, ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण आपका बना रहा, ठीक, इसको इससे मिला दिया गया। ये बिंदु यहाँ पर C है, फिर ये हमारा बिंदु यहाँ पर D है, ये आपके पास 40 डिग्री है। बस इतना चित्र बना है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आपसे कहा पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, बहुत अच्छी बात है, और AOB व्यास है, यानी कि ऊपर आधा त्रिभुज और नीचे आधा त्रिभुज हो गया। बात समझ पाए, समझ पा रहे हो? व्यास का मतलब क्या है, आधा त्रिभुज ऊपर और आधा त्रिभुज नीचे, यानी कि अर्धवृत्त ऊपर अर्धवृत्त नीचे। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार, C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB की कोण जो है कौन सा, CAB 30 डिग्री और ABD 40 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है CAD, यह पूरा कोण चाहिए हमें, यहां से लगाकर यहां तक। और कौन सा, CBD यह पूरा कोण चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया है, यानी कि देखिए क्या चाहिए था, CAD, तो यह CAD यानी कि यह पूरा कोण चाहिए। तो इतना पता है, इतना पता चल जाए जितना मैंने नीले से किया, यदि इतना पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और इधर क्या, CBD, तो यदि CBD यानी कि यह पूरा कोण चाहिए यहां से लगाकर यहां तक, तो यदि यह नीला वाला हमें पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। और ये देखिए ये समकोण कह रहा, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। समकोण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए AOB व्यास तो अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये 90 हो जाएगा। ठीक, तो पहले दिया लिखते हैं। CAB बराबर आपके पास 30 डिग्री और कोण ABD बराबर आपके पास 40 डिग्री हो गया। कोण CAD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोण CBD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखिएगा चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण
ए सी बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री, यह वाला कोण ए सी बी 90 डिग्री यह वाला हो जाएगा, और सी ए डी बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यह कोण 90, यह 30, ये निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता। लिखोगे त्रिभुज सी ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, या खाली त्रिभुज लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण क्या सी ए बी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। क्या, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, ठीक है। तो देखिए सी ए बी आपके पास 30 डिग्री है, प्लस ए सी बी आपने 90 डिग्री निकाल लिया है, प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी कि कोण देखिए 30 और 90 120 डिग्री, प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर देखिएगा, तो यहां से कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दो, 120 डिग्री सॉरी 120 डिग्री जब आप घटाएंगे तो पाएंगे कितना 60 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में हम क्या कर लेंगे, ए डी बी में, इसमें भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। क्यों, ए बी डी यह वाला कोण, फिर ए डी बी यह वाला कोण, बी ए डी यह वाला कोण। ए बी डी आपके पास 40 डिग्री प्लस कोण ए डी बी 90 डिग्री आपने निकाला था, और प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। 9 और 4 13 130 डिग्री प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री, ठीक भैया। कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री और 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा, तो कोण बी ए डी बराबर आपके पास 50 डिग्री आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, चाहिए क्या था, कोण सी ए डी। देखिए सी ए डी को हम लिख सकते हैं कोण सी ए बी, कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी लिख सकते कि नहीं। कोण सी ए बी को सी ए बी प्लस बी ए डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सी ए बी की वैल्यू 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में दे रखी है, प्लस कोण बी ए डी की आपने 50 निकाली है, तो कितना हो जाएगा, कोण सी ए डी बराबर 50 30 80 डिग्री आ गया। इसके बाद इधर देखिएगा, पहले आप ये नोट करिएगा, फिर ये, फिर इधर। आप क्या चाहिए, सी बी डी, तो कोण सी बी डी कैसे निकालेंगे, कोण सी या ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी सी यहाँ कोण, फिर ए बी डी यहाँ कोण जोड़ दें। तो देखिए ए बी सी आपको 40 डिग्री दे रखा, नहीं सॉरी ए बी सी आपने निकाला, नहीं हाँ ए बी सी तो आपने निकाला है ना, ए बी सी 60 डिग्री और प्लस कोण ए बी डी 40 डिग्री है, तो कितना हो गया 60 40 100 डिग्री, यानी कोण सी बी डी आपके पास 100 डिग्री आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः कोण क्या सी ए डी बराबर 80 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर 100 डिग्री। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है परंतु आसान है। और देखिए चूंकि ए सी बी डी चक्की चतुर्भुज और चक्की चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए सी ए डी यहाँ आपका 80 आ गया और सी बी डी 100 आ गया, 80 100 180 हो गया, तो आंसर की पुष्टि भी हो गई। अगला 17 नंबर 17 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है।
आगे आपसे कहता है यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान था है भाई, अरे भाई, अंकों का स्थान बदल जाता है। बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए कैसे हम करेंगे, कैसे संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्यान से, आपसे कह रहा है क्या कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान ज्ञात कीजिए। तो मानोगे, माना संख्या का इकाई का अंक कितना x और संख्या का दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, और संख्या बराबर 10y प्लस का x हो जाएगी कि नहीं भाई। इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक कितना हो गया, y हो गया। कह रहा है प्रश्नानुसार, देखिए जो प्रश्न कहता है वो करते जाते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न में दो कंडीशन है। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो अंक क्या, x y, इनका योग 12, यानी पहली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 12 इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है यदि उस संख्या में 36 घटा दें, संख्या कितनी है 10y प्लस x, इसमें से 36 घटा दें। तो जब 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी कि अंक का स्थान बदल जाएगा। संख्या क्या है 10y प्लस x थी, यानी कितना होगा 10x प्लस का y हो जाएगा। x y बदल जाएंगे आपस में, अंकों का स्थान बदल गया। अब क्या करेंगे, 36 को उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर लाओगे तो 10y प्लस का x, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का y बराबर 36। दोनों माइनस के क्यों हुए, क्योंकि दोनों प्लस के थे। तो 10y में से माइनस का y जाएगा तो बचेगा कितना 9y। 10y में से y जाएगा माइनस का तो 9y, और x में से माइनस का 10x जाएगा तो माइनस का 9x बराबर 36। देखिए यहाँ भी 9, वहाँ 9, वहाँ 36। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर, 9 से भाग कर, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा भाग देने पर, परंतु कर लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 9y/9 माइनस 9x/9 बराबर 36/9, काट लीजिए। 9 एकम 9, 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 9 चौक 36 हो गया। इसके बाद इधर देखिएगा, इधर क्या है y माइनस x बराबर आपके पास बचा 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ y माइनस एक्स है, इसको x प्लस वाई कह ले या y प्लस एक्स कह ले, बात है कि कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अरे x प्लस वाई या y प्लस एक्स, अरे चलिए भाई वही रखते हैं, चलिए x प्लस वाई रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का x है, यहाँ प्लस का x है, और इसके गुणांक भी सेम है, तो सीधे जोड़ दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर सीधे जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो LHS को LHS में जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई और y माइनस का x बराबर 12 प्लस 4, ठीक है। तो देखिएगा प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 12 4 16 हो गया, यानी कि y बराबर 16/2, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी कि y बराबर आपके पास 4 आया। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यह वैल्यू चाहे समीकरण 1 में पुट करो और चाहे समीकरण 2 में रखो। तो हम समीकरण 1 में रख लेना, लिख लेना समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं। तो देखिए x अपनी जगह पे रहेगा, y 4 है बराबर 12, यानी कि x बराबर 12 और प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, x बराबर कितना 8 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 8।
पूछा था संख्या 10y प्लस एक्स थी, तो इसके बाद इधर देखिएगा संख्या बराबर कितनी है 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10 और y की वैल्यू कितनी आपकी आई, y की वैल्यू आपकी कितनी आई 4, हाँ y की वैल्यू 4 ही तो आई, एक आई था, ठीक है। तो 4 और x की वैल्यू कितनी 8, तो 10 चक्कू 40 और प्लस 8 48 आई जाके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसलिए आता संख्या बराबर 48, नोट करिए फटाफट। देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई काटने में, यहाँ 2 एकम 2 चक्कू 8 होता है भाई, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी 8 आएगी। तो जब y की वैल्यू 8 आएगी तो समीकरण 1 में रखोगे, तो y की जगह 8 रखोगे तो 8 और 12, तो इधर कितना हो जाएगा 8 और 12 में से 8 जाएगा 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना y की जगह 8, यहाँ पर कितना 4, तो 4 प्लस 4, 10 गुणे 8 80, अच्छा 10 गुणे 8 कितना होता है 80 और प्लस 4 84 आएगा, तो 84 आंसर आएगा। तो अतः संख्या बराबर 84, ठीक है। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब हम अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर आपसे कह रहा है y माइनस एक्स बराबर 4 लिखा है। 18 नंबर प्रश्न 18 आपसे दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, 3 मीटर व्यास 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा। भैया एक कुआं खोदना है, क्या एक कुआं खोदना है, तो कह रहा 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदना है, और कह रहा कुआं जब खोदेंगे 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा। यानी कि जब 1 घन मीटर कुआं खोदा जाएगा 30 रुपया देना होगा, यानी कि हम घन मीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कुएं का आयतन निकालेंगे। और कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो देखिएगा दिया है, मैं क्या लिखूंगी, दिया है क्या कुएं का व्यास, लिखना चाहो इसे कुआं का व्यास बराबर कितना है 14 मीटर। आप जानते हैं व्यास क्या 2 गुणे त्रिज्या होता है कि नहीं, तो 14 मीटर हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या को r से लिखे 2r बराबर 14 मीटर, यानी कि r बराबर 14/2 कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि r बराबर 7 मीटर आ गया। यानी कि उस कुआं की जो त्रिज्या होगी 7 मीटर होगी, और कुआं की गहराई यानी लिखोगे कुआं की गहराई को ही हाइट कहते हैं, ना 14 मीटर, ऐसे लिखते हैं गहराई को। तो देखिएगा ध्यान से कुआं, और कुआं कैसा है, बेलन क्या कहा जाता है, कुआं ब्रैकेट में से तो बेलन का आयतन या कुएं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इस तरीके से लिख सकते हो, पाई r² h होता है। देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी 7 निकाली, 7 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी 14। तो देखिएगा 22/7, 7 का स्क्वायर 49 गुणे 14, काट लीजिए तो आप पाएंगे 7 एकम 7, 7 सती 49, 22/7 तो 8 गुणे 14 होगा, 7 सती कितना हो गया 49, 22, 7 और 14 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करिए 22, अच्छा 3 मीटर व्यास है, ओ ये 14 कहाँ से लेके गया, 3 मीटर व्यास कहा था ना, ये कहाँ से हो गया, 3 मीटर व्यास है तो कटिंग पिटिंग होगा ही नहीं,
ये यहाँ पर 3 मीटर कहा है तो कितना 3/2 मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ओ वही गड़बड़ हो गया यहाँ से। आर की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर होगा इंटू एच की वैल्यू कितना, एच की वैल्यू 14 है, एच की वैल्यू 14 है। तो आप पाएंगे कितना 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 14 हो गया। ठीक है, देखिएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 11 9 कितना होता है 99, 99 घन मीटर दिख रहा है, ये 99 घन मीटर है। अब इसके बाद इधर देखिएगा आपसे कहा 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा, तो 1 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च, 1 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च कितना है 30 रुपये, 30 रुपया है भैया। इसीलिए क्या करोगे कितना 99 घन, तो 99 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च, खोदने का खर्च कितना हो जाएगा 99 गुणे 30 कितना हो जाएगा, कितना होगा 0 ये हो जाएगा, और 3 9 27 के साथ 3 9 27 2 29, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिखना अतः कुआं खोदने का कुल खर्च बराबर 2970 रुपये आ गया। इस तरीके से हम करते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भैया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। आज का आपका PYQ 2020 कैसा लगा, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्यूशन कराया कैसा लगा, आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए 1 घंटे के अंतर्गत आपको सॉल्व करना होता, मैंने प्रश्न भी लिखा और क्या इसका सोल्यूशन भी 1 घंटे के अंतर्गत मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, और 1 घंटे में लगभग हो भी गया है कि नहीं। तो आपको भी 1 घंटे के अंदर इन 18 प्रश्नों को सॉल्व करना, वहां पर आपको प्रश्न लिखने नहीं होंगे, सिर्फ सोल्यूशन करना होगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वह उतनी बेहतरीन तरीके से अपना पेपर कर पाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।